शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की बातें करते हैं। उनसे जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। उनकी अपनी समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान और उनकी अपनी प्रतिभाएं हम आप तक लेकर आते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह की सूचनाएं और शिक्षण सामग्री इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रीति बोरा। और दोस्तों, ये आपके लिए लेकर आ रही हैं आहार एवं पोषण व्याख्यान श्रृंखला का दूसरा भाग। और इस दूसरे हिस्से में ये बात करेंगी आधारभूत खाद्य समूह से आहार और पोषक तत्वों को हम अपने शरीर में कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद ये जानकारी रहने वाली है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान के शिक्षार्थियों के साथ ही पूरे समाज के लिए, पूरे समुदाय के लिए। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से आहार एवं पोषण की इस व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, पहले व्याख्यान में हमने आहार एवं पोषण की मूल अवधारणा के बारे में जाना था। हमने जाना था कि आहार क्या होता है, उसमें निहित पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उन पोषक तत्वों के जो मूल कार्य हैं वो क्या हैं, और यह भी जाना कि क्या क्या भोजन के कार्य हमारे जीवन में होते हैं, हमारे शरीर में भोजन क्या कार्य संपन्न करता है, और भोजन के कई मानसिक और सामाजिक जो कार्य होते हैं उनके बारे में भी हमने जाना। अब इसी व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के व्याख्यान में हम जानेंगे कि आधारभूत खाद्य समूह अर्थात जो बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह इनको आहार में हम शामिल करके अपने आहार को संतुलित बना सकते हैं और सारे पोषक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में कई तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं और प्रत्येक खाद्य पदार्थ में कुछ न कुछ पोषक तत्व जरूर होते हैं, परंतु हर खाद्य पदार्थ की पोषणीय गुणवत्ता का ज्ञान सभी व्यक्तियों को हो यह संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा खाद्य पदार्थों को विभिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यह खाद्य समूह वैज्ञानिकों एवं पोषण शास्त्रियों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर बनाए जाते हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के खाद्य समूहों का उपयोग किया जाता है। भारत में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों, जो पोषण विशेषज्ञ हैं, उनकी एक कमेटी ने भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह विकसित किए हैं जो मूलतः 5 खाद्य समूह हैं। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आधारभूत खाद्य समूह होते क्या हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कई सारे खाद्य पदार्थ बहुतायत में उपलब्ध है जिनको हम अपने आहार में शामिल करते हैं। चूंकि आहार में इतनी विविधता होती है तो कई तरह के खाद्य पदार्थों को हम अपने आहार में शामिल करते हैं और उनको हम आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। वे सभी खाद्य पदार्थ जिनकी पोषणीय गुणवत्ता और प्रकृति लगभग समान होती है उनको एक खाद्य समूह में रखा जाता है। अब कौन सा खाद्य समूह किस समूह में सम्मिलित किया जाएगा यह उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। वैसे यह आवश्यक नहीं है कि एक खाद्य समूह के अंतर्गत जो भी भोज्य पदार्थ आए उनका पोषक तत्व समान हो, परंतु यह निश्चित जरूर होता है कि उसमें उन सभी में कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो लगभग समान रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए उनको एक खाद्य समूह में रखा जाता है। उदाहरण के लिए अनाज एक खाद्य समूह है जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, कई तरह के अनाज हम सम्मिलित करते हैं जिनसे हमें मुख्य रूप से ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, लौह लवण और रेशा, ये सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जहां पर हमें इन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में या संतुलित मात्रा में आवश्यकता हो तो हम अनाज से कोई ना कोई खाद्य पदार्थ लेके इस समूह में से खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। हम जिस भी खाद्य पदार्थ को इसमें से चुनेंगे उसमें लगभग समान मात्रा में ये पोषक तत्व उपस्थित होंगे। तो इन सबको हम एक खाद्य समूह में रखते हैं जो है अनाज का। इस तरह से और भी खाद्य समूह हैं जिनमें हम अलग अलग खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। उपयोगिता क्या होती है ये जानते हैं। आहार आयोजन करने के लिए खाद्य समूह का प्रयोग
आम आदमी द्वारा एवं आहार विशेषज्ञों द्वारा, दोनों ही लोगों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इससे अगर हम आहार नियोजन करते हैं, मील प्लानिंग करते हैं खाद्य समूहों के उपयोग से, तो ज़्यादा आसानी होती है। और इससे यह पता आसानी से करा जा सकता है कि कौन से भोज्य पदार्थ में कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं जिनका उपयोग हम किसी पर्टिकुलर आहार नियोजन के लिए, या कोई अगर हम थेरेप्यूटिक डाइट या किसी पेशेंट के लिए भी अगर हम कोई डाइट प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ का चयन करें इस पोषक तत्व की अधिकता के कारण, तो वो हम कर सकते हैं। किसी रोगी व्यक्ति का आहार सरलता से और कम समय में नियोजित करा जा सकता है, और चूंकि यह वैज्ञानिक रूप से आधारित होता है, तो खाद्य विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया जाता है, तो इसके प्रयोग में कोई संशय हमें नहीं होता। और यदि किसी व्यक्ति की पोषणीय स्थिति के बारे में जानना है, तो भी आसानी से जाना सकता है। हम ये जान ले कि वह कौन से खाद्य समूह का उपयोग कर रहा है, उसका आहारी इतिहास जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वह कौन से खाद्य समूह पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर ये इस पर्टिकुलर खाद्य समूह को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो इसके शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, या इसका उपयोग नहीं कर रहा है खाद्य समूह का, तो कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। तो ये कुपोषण की स्थिति का या उचित पोषण की स्थिति का आकलन हम इससे कर सकते हैं। खाद्य समूह का प्रयोग आहार विशेषज्ञ द्वारा रोगी को आहार परामर्श देने के लिए भी किया जा सकता है, और संतुलित आहार के चयन के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीयों के लिए जो 5 खाद्य समूह बनाए गए हैं, तो वह संतुलित आहार को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। उन सभी खाद्य समूहों में से यदि हम खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं, तो हमारा आहार संतुलित माना जाता है। तो आईसीएमआर द्वारा जो बेसिक 5 फूड ग्रुप हैं, वो हैं, पहला है अनाज और उनके उत्पाद, दूसरा है दालें एवं फलियां, तीसरा है दूध और दूध से निर्मित सभी खाद्य पदार्थ, चौथा है फल और सब्जियां, और इनमें हरी सब्जियां भी हम इन्वॉल्व करते हैं, और पांचवा है वसा एवं शक्कर। यह इस तरह से है कि जो पहला खाद्य पदार्थ है उसका उपयोग हमारे खाद्य पदार्थ में सबसे ज्यादा होता है, और जो आखिरी का खाद्य पदार्थ है जो है तेल और शक्कर का, उसका उपयोग हमारे आहार में सबसे कम होता है। तो अनाज में जैसे मैंने पहले बताया, चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, और भी जो भी तरह के अनाज हैं जैसे मक्का, ज्वार, जई, चिवड़ा, ये सब हम इसमें यूज करते हैं। दालों एवं फलियों में सभी प्रकार की साबुत और धुली दालें जो भी होती हैं, उनको हम यूज करते हैं, जो रोजमर्रा के खाने में यूज करते हैं, जैसे अरहर, चना, उड़द, मसूर, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, सेम, ये सारी। दूध और दूध से निर्मित उत्पाद में दूध आएगा, और दूध से बने सभी खाद्य पदार्थ जैसे दही, पनीर, मावा, चीज, और जो टोन्ड मिल्क होता है, इस वाले जो समूह है, इसमें हम दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ एवं मांस और मछली, अंडे को भी, पोल्ट्री को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर चौथा है फल और सब्जियां। इसमें सभी प्रकार के फल जो होते हैं, आम, सेब, केला, संतरा, और सब्जियों में जो भी सब्जियां हैं जैसे टमाटर, भिंडी, और अन्य सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बीन, फूल गोभी, आलू, ये सारी चीजें। और हरी सब्जियों में जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे सरसों, बथुआ, पालक, चौलाई, मेथी, ये सारी चीजें। इसमें हरा धनिया, पुदीना को भी हम इंक्लूड करते हैं। फिर है वसा एवं शक्कर। वसा में जो भी फैट होता है, और खाने में पकाने वाला जो तेल होता है, प्लांट सोर्स हो या एनिमल सोर्स हो, दोनों ही तरह के इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे घी, मक्खन, और हाइड्रोजनेटेड फैट जिसको हम कॉमन भाषा में डालडा कहते हैं, और खाने वाले तेल जैसे मूंगफली का, सरसों का, सनफ्लावर, नारियल का। और शक्कर में शक्कर और गुड़ को, दोनों को ही हम इन्वॉल्व करते हैं। तो ये 5 खाद्य समूह होते हैं जिनका उपयोग आईसीएमआर ने भारतीयों के लिए बताया है, और भारतीयों को इन सभी खाद्य समूहों में से कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ अपने आहार में जरूर सम्मिलित करने चाहिए। अब बात करते हैं खाद्य निर्देशों की। खाद्य निर्देश क्या होते हैं? खाद्य निर्देश जैसे नाम से ही आप जान रहे हैं, खाद्यों से संबंधित, खाने से संबंधित जो गाइडलाइंस होती हैं, जो निर्देश होते हैं, उन्हें खाद्य निर्देश कहते हैं, जो आहार आयोजन में एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये खाद्य निर्देश जो होते हैं वो खाद्य समूहों पर आधारित होते हैं, और यह निर्देश स्पष्ट करते हैं कि कौन से खाद्य समूहों में से कितनी मात्रा में हमें आहार में लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, 5 खाद्य समूह जो आईसीएमआर ने बताए हैं, उनसे हमें खाद्य पदार्थ अपने आहार में सम्मिलित करने हैं संतुलित आहार के लिए। पर कौन सा खाद्य समूह में से कौन सा खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में सम्मिलित करना है, यह बताते हैं खाद्य निर्देश। जैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम अनाज का करेंगे, और सबसे कम इस्तेमाल हम करेंगे वसा एवं शक्कर का।
तो इसी संदर्भ में फूड गाइड पिरामिड प्रस्तावित किए गए हैं। फूड गाइड पिरामिड जो होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप या त्रिकोणीय जो आकार होता है उसका उस तरह का एक पिरामिड होता है, जिसके चूंकि जो ट्रायंगल होता है उसका धरातल जो होता है वो चौड़ा होता है, और जैसे जैसे इसको हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं इसका जो चौड़ाई होती है वो कम होती जाती है और सबसे ऊपर जाके यह बंद हो जाता है। तो इस तरह से खाद्य निर्देशों को बनाया गया है कि फूड गाइड पिरामिड में जो धरातल पर मेंशन किए गए खाद्य पदार्थ होंगे वो ज्यादा मात्रा में लिए जाएंगे, और जैसे जैसे हम इस फूड गाइड पिरामिड में ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे खाद्य पदार्थ जो खाद्य पदार्थ ऊपर की ओर आते जाएंगे उनका इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक आहार में कम होता चला जाएगा। तो इसमें फूड गाइड पिरामिड में धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, जो है अनाज और उनके उत्पाद। हम अपने आहार में भी देखते हैं कि हम अपनी हर मील में, अपने हर आहार में गेहूं या चावल या कोई भी अनाज बेस्ड उत्पाद का उपयोग जरूर करते हैं और ज्यादा मात्रा में करते हैं, पर इतना इस्तेमाल हम वसा एवं शक्कर का नहीं करते, या इतना इस्तेमाल हम फल और सब्जियों का नहीं करते या दूध का नहीं करते। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो इस पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसमें हम रखते हैं वसा एवं शक्कर को, क्योंकि इनका इस्तेमाल हमारे आहार में सबसे कम होता है। तो एक आम आदमी के समझने के लिए यह बहुत आसान तरीका होता है बताने का कि कौन सा खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। तो जो खाद्य निर्देश होते हैं यह मूलतः आम जनता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो कि कौन सा खाद्य समूह में से कौन सा खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में लेकर हम अपने आहार को संतुलित एवं अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी संदर्भ में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का सबसे नवीन प्रयास है माई प्लेट फूड गाइड, तो जो 2011 में बनाई गई। ये भी एक तरह के खाद्य निर्देश हैं जिसमें एक प्लेट को दर्शाया गया है जिसमें 4 खंड हैं, और उन चारों खंडों में सब्जियां, अनाज, प्रोटीन, फल इनको दर्शाया गया है। अलग अलग मात्रा में इसमें बताया गया है कितनी मात्रा में कौन सा खाद्य पदार्थ लेना है, और इसके साथ ही इसमें प्लेट के साथ एक ग्लास भी रखा गया है जो दूध और दुग्ध उत्पादों को दर्शाता है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका है बताने का या खाद्य निर्देश का कि कौन से खाद्य पदार्थों को आहार में कितनी मात्रा में सम्मिलित कर आहार को संतुलित रखा जा सकता है। तो हमने बात करी आज अभी खाद्य निर्देशों के बारे में, खाद्य पिरामिड के बारे में और आधारभूत खाद्य समूहों के बारे में। अब जानते हैं कि इन आधारभूत खाद्य समूहों की पोषणीय गुणवत्ता क्या क्या होती है, क्योंकि आईसीएमआर ने ये खाद्य समूह हमें बताए हैं, और तो हमें ये जानना थोड़ा आवश्यक है कि हमें यह पता हो कि कौन से खाद्य समूह में कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं जिससे कि अपने आहार को संतुलित रखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाजों की। अनाज हमारे मूल खाद्यान्न है, यह बात हम सभी जानते हैं। हमारे खाने में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वह अनाजों का ही होता है। खासकर इंडियन डाइट में गेहूं और चावल का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, और भी इसमें अनाज आते हैं जैसे मोटे अनाज, रागी, जई, जौ, बाजरा, बादिरा। अनाज को मुख्य रूप से हमारे इंडियन डाइट में हम आटे में कन्वर्ट करके खाते हैं, जिससे मूलतः हम रोटी के रूप में इसको अपने आहार में शामिल करते हैं। और इसके अतिरिक्त विभिन्न अनाजों के कई उत्पाद हैं जिसको हम अपने आहार में स्थान देते हैं, जैसे आपने देखा होगा पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स, ब्रेड और रवा जिसको हम सूजी कहते हैं, ये सब, और मैदा, ये सब भी अनाज के उत्पाद हैं जिसको हम अपने आहार में शामिल करते हैं। अनाज के संरचना के मुख्य 3 भाग होते हैं, भ्रूण, भ्रूणपोष और भूसी। तो मूलतः हमें अनाजों से ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्राप्त होता है, परंतु भारतीयों के आहार में अनाज जो है वह ऊर्जा के मुख्य साधन है, और कुल आहार का लगभग 70 से 80% ऊर्जा हमें अपने अनाज के पोषण से प्राप्त होती है। इसके अलावा चूंकि यह भोजन में ज्यादा स्थान रखते हैं तो यह प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत भोजन में माने जाते हैं। सामान्यतः अनाजों में 6 से 12% ही प्रोटीन होता है, परंतु इनका शेयर हमारे डाइट में बहुत ज्यादा होता है, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी हमारे डाइट में ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त अनाजों में कुछ विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे थायमिन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6, ये सब। और मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं अनाज, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम और लौह लवण। इसके अलावा जो मोटे अनाज पहाड़ों में खासतौर पे खाए जाते हैं, जैसे मडुआ, रागी, ये कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं।
बात करें अगर पॉलिश्ड राइस की या पॉलिश किए हुए अनाजों की, तो उसमें साबुत अनाज की अपेक्षा विटामिन और खनिज लवण कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अगर साबुत अनाज को सीधे पीस कर उपयोग किया जाए तो उसमें हमें ज़्यादा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हम रिफाइंड सीरियल यूज़ करते हैं। परिष्कृत आटा, जो रिफाइंड सीरियल होते हैं जैसे मैदा जिसको हम कह सकते हैं, उसमें विटामिन, खनिज लवण और रेशा खासतौर पे जो आहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए इनका उपयोग हम अगर कम मात्रा में करें तो ही हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद रहेगा। और मोटे अनाज जो होते हैं, जैसे अभी मैंने बात करी, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा और खनिज लवणों के भी अच्छे सोर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा इनमें आहारी रेशा पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। अनाजों से प्राप्त प्रोटीन में लाइसिन अमीनो अम्ल जो होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है और मिथ्योनिन बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन ए और विटामिन सी जो होता है वह इसमें उपस्थित नहीं होते। अब बात करें ये दालों की। भारतीय आहार में दालों का भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। आपने देखा होगा कि हमारे आहार में प्रतिदिन हम किसी न किसी दाल का उपयोग ज़रूर करते हैं और दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। खासकर जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं उनके आहार में दालें जो होती हैं वो प्रोटीन की प्राप्ति का अच्छा साधन बनती हैं। और भोजन में कई प्रकार की दालों का उपयोग किया जाता है, जैसे मूंग, चना, मसूर, उड़द, मलका, अरहर, लोबिया, राजमा, सोयाबीन। इनसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा अच्छी मिलती है। और यद्यपि यह प्राणी जगत की अपेक्षा कम प्रोटीन देता है, परंतु उतनी गुणवत्ता इसकी प्रोटीन की नहीं होती। परंतु फिर भी चूंकि शाकाहारी डाइट में इनका शेयर होता है तो यह हमारे डाइट में प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। सामान्यतः दालों में 19 से 24% तक प्रोटीन होता है और इसमें विटामिन बी और खनिज लवण अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं। दालों का मुख्य रूप से हम दो तरह से उपयोग करते हैं, साबुत और छिलका दाल। साबुत दालों का पोषक मान छिलका दालों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वही बात है, छिलके को रिमूव कर दिया जाए तो उससे कई मात्रा में विटामिन और मिनरल्स का लॉस हो जाता है और रेशे की भी कमी आ जाती है। दालों में मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल अल्प मात्रा में होता है, परंतु लाइसिन अच्छी मात्रा में होता है। और आपने देखा अभी अनाजों में लाइसिन कम होता है, मिथ्योनिन अधिक होता है। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर यूज़ किया जाए, जो भारतीय आहार में किया भी जाता है दाल चावल मिक्स करके, वो प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। कैल्शियम और लौह लवण के भी अच्छे स्रोत हैं और इनमें भी विटामिन ए और विटामिन सी की प्राप्ति नहीं होती हमें इनसे उपयोग करके। और सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें लगभग 40% तक प्रोटीन और 20% तक वसा पाई जाती है और इसमें जो प्रोटीन होती है वो अन्य दालों की अपेक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। फिर आते हैं दूध और दूध से निर्मित उत्पाद। भारतीय आहार में दूध का भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है और सामान्यतः भारतीयों के आहार में गाय और भैंस का दूध का प्रयोग किया जाता है और दूध के कई प्रोडक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, जैसे दही, पनीर, मावा और टोन मिल्क जिसको हम कहते हैं, वसा रहित जो सपरेटा मिल्क भी इसको कहा जाता है। दूध को लगभग एक संपूर्ण आहार माना गया है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और इनका प्रोटीन भी उत्तम गुणवत्ता एवं उच्च जैविक मूल्य वाला होता है। विभिन्न पशुओं से प्राप्त दूध में के पोषक तत्वों में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। जैसे भैंस के दूध से जो प्राप्त होता है उसमें वसा अधिक होती है, प्रोटीन अधिक होता है और जो गाय का दूध होता है उसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो यह अलग अलग दूध जो सोर्स होते हैं उनके पोषक तत्वों में कुछ कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, परंतु अगर एक होलसम तरीके से देखा जाए तो दूध एक अच्छा सोर्स है लगभग सभी पोषक तत्वों का। और इसमें लौह लवण और विटामिन सी की कमी पाई जाती है। फिर बात करेंगे यदि नॉन वेजिटेरियन फूड की, यानी मांस, मछली, अंडे की, तो उच्च गुणवत्ता प्रोटीन के लिए अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा विकल्प है। और इसमें मांस में लगभग 18 से 22% तक प्रोटीन होती है। इसमें लगभग सभी विटामिन जो होते हैं अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, खासकर विटामिन बी में विटामिन ए, जो यकृत पार्ट होता है उसमें विटामिन ए और B12 और बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों में भी उत्तम गुणवत्ता प्रोटीन होता है। इसके अलावा मछलियों में विटामिन ए और डी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और अंडे की बात करें तो अंडे का जो वाइट पार्ट होता है वो एल्बुमिन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसका जैविक मान सर्वाधिक होता है। और विटामिन ए और विटामिन डी, कुछ बी विटामिन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और अंडे से हमें लौह लवण भी प्राप्त होता है जो अंडे के पीले भाग में उपस्थित होता है और पीले भाग में इसमें कोलेस्ट्रॉल भी अच्छी मात्रा में होता है।
फिर बात करेंगे चौथे जो खाद्य समूह है, फल और सब्जियां। मूलतः संरक्षात्मक खाद्य पदार्थों में हम इनको लेते हैं क्योंकि यह विटामिन और मिनरल्स के अच्छे सोर्स माने जाते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर विटामिन सी, उसका बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फल और सब्जियां, और विटामिन ए का भी, और जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जो विटामिन, खनिज लवण और रेशे का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। लौह लवण इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, इसमें जलांश की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये हमारे शरीर के जल की कमी को भी पूरा करते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियों में बीटा कैरोटीन नामक वर्णक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो विटामिन ए का ही एक प्रकार होता है जो शरीर में जाके विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन सी, राइबोफ्लेविन और फोलिक अम्ल जैसे विटामिन भी उपस्थित होते हैं। हरी सब्जियों में कैल्शियम और लौह लवण बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों के उपयोग से हम आहार में आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं और इनके माध्यम से हम कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें अन्य सब्जियों की जो खाने में इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे बैगन, भिंडी, लौकी, तुरई, टिंडा, करेला, इनमें जलांश अच्छा होता है। इसके अलावा इनमें विटामिन सी, खनिज लवण और रेशा अच्छा होता है। और विविधता से अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सकती है। पीले कद्दू में कैरोटीन और टमाटर में लाइकोपीन नामक एक पिगमेंट होता है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है शरीर के लिए। शरीर में जो एजिंग की प्रक्रिया होती है उसको डिले करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी अच्छा होता है। फिर वसा और शक्कर जो आखिरी खाद्य समूह है जिनका अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है, वो मुख्यतः ऊर्जा के स्रोत हैं। वसा ऊर्जा का एक सघन स्रोत है। वसा से हमें बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा वसा का इस्तेमाल आवश्यक भी है क्योंकि शरीर में कई जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जो वसा घुलनशील विटामिन है, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए आहार में वसा का होना आवश्यक है। आहार में हम जो वसा इस्तेमाल करते हैं वह ध्यान रहे वो संतृप्त जो तरह की होती है वसा, उसका हम कम इस्तेमाल करें, जो जैसे घी, डालडा जो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है। इसके अलावा प्लांट ऑयल का इस्तेमाल करना ज़्यादा सेहतकर होता है अगर हम प्रतिदिन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अच्छा होता है। वसा के प्रयोग से भोजन को स्वाद एवं ऊर्जा मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। शक्कर और गुड़ जो होते हैं वह मूलतः ऊर्जा के ही स्रोत हैं। हमें इससे सीधे सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है, यह उनके उत्तम स्रोत हैं और भोजन की ऊर्जा मूल्य में यह वृद्धि करते हैं, खाने में टेस्ट लाते हैं, मिठास उत्पन्न करते हैं। और गुड़ का चूंकि प्रिपरेशन ऐसे होती है तो गुड़ में लौह लवण भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो यदि कंपैरिजन करें शक्कर और गुड़ में तो गुड़ का प्रयोग ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। परंतु आहार में वसा और शक्कर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे कई सारे अपक्षयी रोग होते हैं, जैसे मोटापा, हृदय संबंधी रोग, इन सब का भी होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इन आधारभूत खाद्य समूहों के उचित उपयोग द्वारा हम अपने आहार को संतुलित एवं अपने स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आधारभूत खाद्य समूहों के बारे में, खाद्य निर्देशों के बारे में बात करी कि कैसे इनके उचित उपयोग द्वारा हम अपने आहार को संतुलित बना सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।